हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और सॉरी भी बोलता हूं क्योंकि इस वीडियो को डालने में थोड़ी लेट हो गई। कुछ मौसम का मार रहा है और कुछ मेरे तरफ से थोड़ी आलस भी हो गई, इसलिए आपसे सॉरी। देखेंगे आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 1906 से लेकर के 1919 ईस्वी तक, और इन दरमियान यानी 1906 से 1919 यानी राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 में 4 टॉपिक पर जो आप प्रश्न हल किए होंगे, आपने जो प्रश्न हल किया है वो 4 टॉपिक के इर्द गिर्द है। गर्मदलीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन और लखनऊ अधिवेशन। ये 4 टॉपिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था और पूरी तरीके से वह प्रभाव में था नरम दलियों का। आप नरम दलियों के नेता के जैसे आप जानते हैं, वीडियो देखे भी होंगे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, तो ये सारे के सारे लोग नरम दलीय नेता थे। और इनकी जो कार्य विधि थी वह आवेदन देना, अंग्रेजी सरकार को आवेदन देना, प्रतिवेदन देना, स्मरण पत्र देना, प्रार्थना करना, इन तरीके से इस तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे और धीरे धीरे कांग्रेस को इराइज कराने की कोशिश कर रहे थे और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे लोगों को राष्ट्रीयता की भावना जो है उनमें भरने की कोशिश कर रहे थे और उनका मानना था कि कांग्रेस जो है शिशु अवस्था में है और शुरुआत में ही अगर हम आक्रामक हो जाएंगे तो वैसी स्थिति में अंग्रेज जो है कांग्रेस को नास्ता नाबूद कर देंगे। ठीक है, लेकिन 1905 तक आते आते गर्मदलियों का प्रभाव जो है भारतीय क्षितिज पर बढ़ता है और इन गर्मदलियों में आप देखेंगे लाल बाल पाल का नाम विशेष रूप से आता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष इनका नाम आता है और ये गर्मदलीय कहे जाते हैं। और गर्मदलीय कहने का मतलब है कि इनका कहना है कि देश मेरा है तो अधिकार भी हमें होने चाहिए। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक के वह स्टेटमेंट याद हमको लगता है कि आपको होगा या फिर कहीं सुने होंगे कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई टेक इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से बिपिन चंद्र पाल बोलते हैं कि अगर हमें फ्री में भी आज़ादी मिलती है तो वो आज़ादी मुझे मंजूर नहीं है, आज़ादी हम छीन लेंगे। ठीक है, कि ये अरविंद घोष का कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है किसी भी देश का एक श्वास वायु है, इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट देते हैं। यानी इनकी जो बात है, और यह 1907 का सूरत अधिवेशन जो होता है, इस सूरत अधिवेशन में नरमदलीय और गर्मदलीय 2 भागों में बढ़ जाते हैं। और ये गर्मदलीय जो है जिस तरीके से आंदोलन चलाने के सोच रहे थे वो चला नहीं पाए और सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण यह जो है कहीं न कहीं भूमिगत हो गए या फिर विदेश चले गए। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की तो ये अमेरिका चले गए। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो ये इंग्लैंड चले गए। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसे, ये छोड़कर के पांडिचेरी और विलय आश्रम बना करके रहने लगे। बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में, आपको बता दें, सरकार ने पत्रकारिता के लिए केसरी पत्र था, उनका समाचार पत्र था, और उस केसरी पत्र में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे राजद्रोह का मामला बना करके सरकार इनको मांडले जेल भेज दी 1914 ईस्वी तक। वैसी स्थिति में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी और वैसी स्थिति में एक नया आंदोलन, एक नई धारा दिखाई पड़ती है, वो है क्रांतिकारी आंदोलन का। क्रांतिकारी, और ये क्रांतिकारी जो है बम और पिस्टल की राजनीति करते हैं। ठीक है, और इनका मानना था कि अगर 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ उठ जाए तो ये मुट्ठी भर 2-4 लाख जो अंग्रेज हैं वो ऐसे ही यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्रांतिकारी जो है उनको जन समर्थन नहीं मिल पाया। जो जन समर्थन इनको मिलना चाहिए था, जो पब्लिक समर्थन मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला, जो आगे चल करके अप्रासंगिक हो गया। आगे आएंगे तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग, और होम रूल लीग में 2
दो तिलक और एनी बेसेंट, तिलक प्लस एनी बेसेंट का नाम आता है, एनी का नाम आता है। और यही स्थिति कि यह दोनों जो है, दोनों के कारण इनको भी सरकार, क्रांतिकारियों को भी सरकार दमन कर दी थी, इनका भी दमन कर चुकी थी। आप देखें कि ये सब लोग जो है कहीं न किन्हीं कारणों से ये देश छोड़ दिए थे, किन्हीं को जेल में डाल दिया गया था। तो वैसी स्थिति में आयरलैंड के तर्ज पर एनी ने एक नया कंसेप्ट दिया, होम रूल लीग नामी है। होम रूल, घर का रूल, यानी स्वशासन की बात, स्वशासन की बात कर रही थी। और यह स्वशासन 1914 ईस्वी में तिलक छूट चुके थे जेल से, मांडले जेल से आए थे, और जिस राजनीतिक शून्यता को देखे थे, उस राजनीतिक शून्यता को देख करके काफी दुखी हुए थे और प्रयास किए कि कुछ न कुछ आंदोलन चला करके हम इसको आगे बढ़ाएं। और वैसे में होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है। इन्हीं के द्वारा भी आयरलैंड के तर्ज पर स्वशासन की मांग की जाती है और आगे मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। रही बात 1916 का लखनऊ अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कारण है कि इसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे और अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल प्लस मुस्लिम लीग, यह तीनों जो है एक हुए और उसमें प्रमुख भूमिका निभाया था किसी ने, तो इन दोनों ने। तिलक प्लस एनी बेसेंट के कारण या तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से लखनऊ अधिवेशन, और लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए और फिर से राष्ट्रीय आंदोलन जो है जागृत हो गया। और तिलक ने या एनी ने इस बात को समझा कि जब तक ये धाराएं एक साथ नहीं होंगी, कांग्रेस एक साथ नहीं होगा, अगर ये आपस में टूटे रहे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। और इन्हीं बातों को आगे देखेंगे एक एक प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, आप हल भी किए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप एनसीईआरटी या लुसेंट या जो भी किताबें आपके पास होंगी उनसे आप कुछ पढ़े होंगे और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, और आगे आप एक एक कर करके इस वीडियो में देखेंगे भी। देखेंगे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गर्मदलीय नेता नहीं है? गर्मदलीय नेता नहीं है और ऑप्शन है ए तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्रपाल और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप जानते हैं तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, इन्हीं को बोलते हैं लाल, लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक और गर्मदलीय नेता है अरविंद घोष। ठीक है, तो ये गर्मदलीय नेता रहे हैं। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरमदलीय नेता हैं। इनके साथ अगर बात कर लें तो दादा भाई नौरोजी की बात कर लें, फिरोज शाह मेहता की बात कर लें, गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लें, इनके जैसे कई इनमें नेता मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए तिलक की बात करें, अगर हम लोग तिलक की बात करें तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1920 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तिलक का। तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के लिए, तिलक पहले ऐसे भारत में व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के लिए 1882 ईस्वी में सजा हुई थी, फर्स्ट बात। ठीक है, और आप जानते हैं इनका लोक्यमान, ठीक है, लोक्यमान उपाधि होती है। बेताज बादशाह, अभी कुछ लोग कहीं कहीं कहते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी बेताज बादशाह कहता है, लेकिन लोक्यमान बेताज बादशाह की उपाधि किसकी थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। कारण था कि ये एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब के रहने वाले थे और 1865 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1928 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब है बिपिन चंद्रपाल, ये बंगाल के थे, बंगाल के नेता था बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, तो इस तरीके से गर्मदलीय नेता लाल बालपाल और एक और जोड़ेंगे अरविंद घोष को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है,
निम्न में से किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है? निम्नलिखित में से या निम्न में से किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है? ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी तिलक, सी बिपिन चंद्रपाल और डी लाला लाजपत राय। ठीक है, इसमें आंसर है अरविंद घोष। और आपको बता दें ये चारों के चारों गरम दल के नेता थे, ये चारों के चारों गरम दल के नेता थे और इनका अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेटमेंट है। हालांकि विचार रखते हैं गरम दलीय, इनका मानना था कि राष्ट्र मेरा है, देश मेरा है तो अधिकार भी मेरा होना चाहिए, हम लोगों का ही शासन होना चाहिए। जैसे कि इनके स्टेटमेंट से बातें झलक, इनकी स्टेटमेंट से ये बातें झलक जाती हैं, देखेंगे हम लोग। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है, अरविंद घोष ने कहा, बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखेंगे अरविंद घोष 1908 की बात करें तो अलीपुर षड्यंत्र केस होता है और इस अलीपुर षड्यंत्र केस 1909 का, 1908 नहीं है, 1909 का अलीपुर षड्यंत्र केस में इनका नाम आया। अलीपुर षड्यंत्र केस में इनका नाम आता है और अलीपुर षड्यंत्र केस में जब इनको क्लीन चिट मिलती है, ठीक है, तो ये पांडिचेरी में उर्विले जाकर के उर्विले आश्रम बना करके रहने लगते हैं। ये इनकी कहानी है अरविंद घोष की। ठीक है, लेकिन थे गरम दलीय नेता और राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है, इस प्रकार के विचारधारा रखते हैं। कौन? तो अरविंद घोष। तिलक का वो याद होगा स्टेटमेंट कि स्वतः ये जो है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, यानी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह स्टेटमेंट किसका है? तो तिलक का। बिपिन चंद्रपाल कहा कि अगर हमें फ्री में आजादी मिलती है तो वो हमें मंजूर नहीं है और हम उसे छीन लेंगे। ये लाला लाजपत राय के स्टेटमेंट की बात करें तो 1928 में जब साइमन कमीशन आया था तो इन्होंने बड़ी कस के विरोध किया था और साइमन गो बैक का नारा दिया था। किसने? तो लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? कंसेप्चुअल प्रश्न है, ठीक है, और बहुत कम जो है किसी सेट वगैरह में या लुसेंट जैसे किताबों में कम देखने को मिलता है। भारत में उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? ऑप्शन है ए कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष, बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण, भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, और डी है नॉन या एक से अधिक। आंसर होगा ई, एक से अधिक। ये चारों जो ऑप्शन हैं यह कारण रहे हैं ग्रामदलीय आंदोलन प्लस क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के। ठीक है, देखेंगे कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हो रहा है और वहां पर जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है तो नरम दलियों का प्रभाव रहता है कांग्रेस पर, और नरम दलीय जो है प्रेयर, पिटीशन और रिकमेंडेशन, इन नीतियों के आधार पर धीरे धीरे आवेदन प्रत्यावेदन अभिवादन के आधार पर वो अपनी मांगों को मनवा रहे हैं और धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें दे करके इनको खुश रखने की कोशिश कर रही है अंग्रेजी सरकार, और इससे उग्रवादी और क्रांतिकारी जो है संतुष्ट नहीं थे। अब वह बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण, भारतीय संस्कृति को एनी बेसेंट ने कहा कि पूरा हिंदू संस्कृति जो है पूरे पश्चिमी सभ्यता से श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं 1813 के अधिनियम से ही भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने की छूट मिल जाती है और बार बार अपने को जो अंग्रेज थे श्रेष्ठ बता रहे थे। ठीक है, वही बात दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारी सच्चाई जो है सारी सच्चाई वेदों में नहीं थे। इसके बाद विवेकानंद ने भी कहा कि पाश्चात्य सभ्यता से हमारी संस्कृति कहीं श्रेष्ठ है। एनी बेसेंट की बात आप सुने, तो इस तरीके से बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण का भी कहीं नहीं कहीं प्रभाव था और बार बार अंग्रेज जो है हीन भावना से भारतीयों को देखते रहे, जिसके कारण उनमें उग्रवाद और क्रांतिकारी जैसी विचारधाराएं पनपना शुरू हुई। भारत की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, आपको बता दें 1867 ईस्वी में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और कहा कि भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में 20 रुपया, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है।
ठीक है। वहीं 1899 में एक अंग्रेज ने इसका कैलकुलेशन किया तो वो आकर के 18 रुपये पर गिरता है, ठीक है। तो इसकी यही नहीं है, इसके बाद में कई अकाल पड़े भारत में और अकाल में कई बहुत लाखों की संख्या में लोग मरे। तो ये सारे जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के परिचायक थे और यह जो कारण था बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों के द्वारा यह उठाया गया और भारतीय जनमानस में इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। भारतीय जनमानस इस बात को जाना तो कहीं ना कहीं क्षोभ पैदा हुआ और वह उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन के कारण बने। अब है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के अंतर्गत आप देखेंगे 1896-97 की स्थिति है। 1896-97 में इथोपिया जो है इटली को हरा देता है। जापान को 1904-05 में रूस को जापान हरा देता है। और इस तरीके से यूरोपीय श्रेष्ठता की जो बात अंग्रेज कर रहे थे वह यूरोपीय श्रेष्ठता समाप्त हो जाती है। और उसके बाद एक अंग्रेज ने लिखा कि 1897 ईस्वी में तिलक को इस बात को भान हो गया था कि अंग्रेज जो है श्रेष्ठ नहीं है। इटली के हार से इस बात का उनमें प्रबल विचारधारा उत्पन्न हुई कि वह श्रेष्ठ नहीं है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने आया कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारे पास आधुनिक प्रणाली है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान हमारे पास है। जैसे कि मैकाले का आप देखे होंगे, कहता है कि पूरा यूरोप का एक लाइब्रेरी का एक खंदा जो है पूरे एशिया और भारत के लाइब्रेरी के किताबों से कहीं श्रेष्ठ है। और वह श्रेष्ठता जो है यहाँ धूमिल होती है, नजर आती है, जिसके कारण भारत में उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा स्वाभिमान की बात हमारे यहाँ देखें कि स्वाभिमान की बात, चाहे गर्मदलीय नेता की बात कर लें, इन्होंने स्वाभिमान की बात की कि भारत के स्वाभिमान की रक्षा की जाए। तो यह भी बातें जो है कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आंदोलन के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या सत्य नहीं है? बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, मराठा एवं केसरी जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया। बी है, गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। सी, पत्रकारिता के कारण पहली बार सजा पाने वाला नेता। और डी, कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह सत्य नहीं है, आंसर यही है, यह एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने नहीं पाए। 1907 ईस्वी में लगा कि सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उस सूरत अधिवेशन में मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया, जूता चप्पल चलने लगे, जिसके कारण वहां भी इनकी जो संभावनाएं थी वो धूमिल हो गई, ठीक है। जिसके कारण इन्हें कई किताबों में बेताज बादशाह भी कहा जाता है। किनको? तो तिलक को, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये एक बार भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। अब देखेंगे पहला ऑप्शन, मराठा एवं केसरी जैसे समाचार पत्रों का संपादन किए। तो आपको बता दें कि मराठा केवल नाम का है और यह जो मराठा है इंग्लिश में छपता था, जबकि यह केसरी जो है मराठी में, केसरी और यह मराठी में छपता था, ठीक है। और मराठा अंग्रेजी में। गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी में करते हैं। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव की शुरुआत करते हैं और 1895 ईस्वी में 1895 शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करते हैं। और इस शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव का उद्देश्य यह था कि लोगों को जुटा कर करके उनमें स्वाभिमान की भावना डाली जाए, लोगों को राष्ट्रीयता के बारे में बताई जाए, ठीक है। पत्रकारिता के कारण पहली बार जेल 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण पहली बार जेल। फिर 1897 ईस्वी में ये जेल जाते हैं। रैंड और एमहर्स्ट की हत्या जब चापेकर बंधुओं के द्वारा किया जाता है तो उनको उस हत्या को जायज ठहराते हैं, ठीक है। और वह जो हत्या है शिवाजी द्वारा अफजल की हत्या के बराबर सिद्ध करते हैं अपने पत्रिका केसरी में, जिसके कारण 1897 में जेल। 1908 ईस्वी में फिर जेल होता है। राजद्रोह का मुकदमा इसी केसरी में कुछ लेख लिखे थे और उस लेख के कारण इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलता है और 6 साल के लिए बंदी बनाए जाते हैं। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। ये कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो यह कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से? ठीक है। ऑप्शन है ए, बंगाल, बी, महाराष्ट्र, सी, पंजाब और डी है
मद्रास, आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण में चापेकर बंधु कृष्णहरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर के द्वारा मिस्टर रैंड और एम हस्ट की हत्या की गई और भारत की यह पहली राजनीतिक हत्या थी। और 1918 ईस्वी में आतंकवादी कार्रवाइयों की जांच करने की जो सेडिशन कमेटी बनाई गई थी, वो सेडिशन कमेटी 1918 की बात कर रहे हैं। 1918 में जो सेडिशन कमेटी आई थी, उस सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पहली बार 1897 ईस्वी में चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा जो राजनीतिक हत्या हुई, वहीं से आतंकवाद की शुरुआत माना जाता है। और ये कौन करता है? तो चित्पावन ब्राह्मण, दामोदर हरि चापेकर और कृष्णहरि चापेकर। अब बंगाल में भद्रलोक समाज के द्वारा इसमें बंगाल में भद्रलोक समाज के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत। पंजाब में जाएंगे अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, ये सब लोगों ने मिलकर के पंजाब में, जबकि मद्रास में बंशी अय्यर जैसे लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूना में प्ले कमिश्नर मिस्टर रैंड और एम हस्ट की हत्या किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए बी डी सावरकर, बी चापेकर बंधु, सी तिलक और डी पांडुरंग महादेव बापट। ठीक है, तो इसमें आंसर है चापेकर बंधु, कृष्ण हरि चापेकर एवं दामोदर चापेकर, ये दोनों बंधु। और ये दोनों बंधु जो है, प्लेग आया था 1897 ईस्वी में, और ये प्लेग कमिश्नर थे मिस्टर एंड्रैंड एम हस्ट। और ये प्लेग न ठीक कर करके भारतीय महिलाओं की इज्जत लूटने लगे, घर में घुस करके भारतीय महिलाओं की इज्जत लूटने लगे, जिसके एवज में चापेकर बंधुओं ने, जो कि चित्पावन ब्राह्मण भी थे, चापेकर बंधुओं के द्वारा पूना में प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और एम हस्ट की हत्या की गई। और तिलक के द्वारा इस बात को जायज ठहराया गया कि इन्होंने जो किया वो सत्य किया, और इसी हत्या को उन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल की हत्या की गई थी उसकी संज्ञा दी। ठीक है, अब देखेंगे पांडुरंग महादेव बापट की। तो पांडुरंग महादेव बापट जो है, अभिनव भारत, जो महाराष्ट्र में नासिक में अभिनव भारत था, उसके एक सदस्य थे, जो रूसियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए हुए थे। ठीक है, बी डी सावरकर की बात आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न है, अभिनव भारत के बारे में क्या सत्य है? नहीं है। संस्थापक बी डी सावरकर थे। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत में थी। सी अनंत लक्ष्मण कन्हरे इससे जुड़े हुए थे और इसने युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला। आंसर यह है सत्य नहीं है। तो युगांतर नामक पत्रिका जो है, अनुशीलन समिति ने निकाला था, बंगाल में 1907 में इसका गठन हुआ था, उसने निकाला था। ठीक है, जबकि अभिनव भारत की स्थापना बी डी सावरकर के द्वारा नासिक में किया गया, महाराष्ट्र में, और इसकी शाखाएं जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में थी। आपको बता दें 1904 में यह अभिनव भारत होने से पहले मित्र मेला नामक संगठन था, जो गणपति महोत्सव के मनाने के क्रम में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे चल करके एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बना जिसका नाम अभिनव भारत पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे 1906 ईस्वी तक आते आते बी डी सावरकर लंदन चले गए। इसके बाद अन्य लोग जो है इसको चलाते रहे, जिसमें आपको बापट का नाम आता है, फिर अनंत लक्ष्मण कन्हरे इनका नाम आता है, जो नासिक षड्यंत्र केस में भी फंसे हुए थे। ठीक है, इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत में। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में पहली जो संस्था के रूप में देखेंगे, क्रांतिकारी संस्था के रूप में, तो अभिनव भारत और मित्र मेला का नाम आता है, जिसकी स्थापना किसने की? तो बी डी सावरकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए चित्पावन ब्राह्मण, बी भद्रलोक समाज, सी होम रूल लीग और डी ऑल। इसमें आंसर होगा, बंगाल की बात करें तो भद्रलोक समाज। ठीक है, भद्रलोक समाज के द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, और
बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, दो नाम आता है, बारिंद्र घोष प्लस भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। ये भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे और ये बारिंद्र घोष अरविंद घोष के छोटे भाई थे। ठीक है। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रचार करने, प्रसार करने, बढ़ाने का काम किया बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। जबकि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसको? भद्रलोक समाज को। अगर ऐसा आता है और इसमें मान ली भद्रलोक समाज दे दे, चितपावन ब्राह्मण दे दे, दो नाम ऐसे भी दे दे, ठीक है, तो शुरुआत करने की जहां तक बात आएगी तो भद्रलोक समाज होगा। जानते हैं महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मणों के द्वारा, और होम रूल लीग की शुरुआत 1916 ईस्वी में किसके द्वारा? तो तिलक के द्वारा प्लस एनी के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है ए बारिंद्र घोष, बी भूपेंद्र नाथ, सी अनुशीलन समिति और डी है ऑल हमारे आंसर। अब कहेंगे क्यों? तो बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। 1907 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, कलकत्ता में। ठीक है। और इससे जुड़े हुए थे भूपेंद्र नाथ दत्त, इस संगठन से जुड़े हुए थे। ये युगांतर नामक समाचार पत्र निकालते थे और इसके माध्यम से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रचार प्रसार करने का श्रेय इस बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अनुशीलन समिति को जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है ब्रह्म बांधव उपाध्याय, अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। इसमें आंसर है बारिंद्र घोष। भवानी मंदिर क्रांतिकारी पुस्तक थी। इसके अलावा वर्तमान रणनीति ये किताब, एक और किताब है मुक्ति कौन पाए पुस्तक बारिंद्र घोष प्लस भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने मिल करके लिखा था मुक्ति पाए कौन। ठीक है। अरविंद घोष का एक समाचार पत्र है वंदे मातरम। ब्रह्म बांधव उपाध्याय का है संध्या। ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का संपादन करना शुरू किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? जानते होंगे आप लोग। इसमें आंसर होगा खुदीराम बोस। ठीक है। अन्य ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र चाकी, नरेंद्र गोसाई, अरविंद घोष। इसमें आंसर है खुदीराम बोस। यह घटना 1908 की है, मुजफ्फरपुर बम कांड। एक कहानी है यहाँ पर, या इतिहास का दें कि जॉर्ज किंग्सफोर्ड जज था मुजफ्फरपुर का, और उसके जजमेंट से नाराज थे लोग और उसको मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने उसके बग्घी पर बम फेंका। लेकिन वह जॉर्ज किंग्सफोर्ड ना होकर के मिस्टर कैनेडी और उनके फैमिली के लोग थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे, वो लोग घायल हुए। ठीक है। वैसी स्थिति में यह लोग भागते रहे तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने को गोली मार ली। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ करके फांसी दी गई। और सबसे कम उम्र 13 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सजा अंग्रेजों ने दे दी। ठीक है। अब देखेंगे नरेंद्र गोसाई का संबंध अलीपुर षड्यंत्र केस से है। अलीपुर षड्यंत्र केस, और इस अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 से संबंधित है नरेंद्र गोसाई। और यह जो नरेंद्र गोसाई हैं 1908 ईस्वी में ये सरकार का गवाह था, यानी सरकारी गवाह था, जिसकी जेल में ही हत्या कर दी गई। प्रश्न बनता है कि वह कौन सा सरकारी गवाह था जिसकी जेल में ही हत्या कर दिया गया? एक थे सत्येंद्र नाथ घोष, उन्होंने हत्या की थी, तो यही नरेंद्र गोसाई हैं। अरविंद घोष, आप जानते हैं अरविंद घोष ग्रामदलीय नेता हैं और कुछ क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस में इनका भी नाम था, लेकिन इनको क्लीन चिट मिल गया और ये पांडिचेरी जाकर के ओरीविल्ला आश्रम बना करके रहने लगे। और वहां पर
रहते हुए उन्होंने फिर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया और एक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला कर्मयोगिन नामक अंग्रेजी में समाचार पत्र भी निकाले। कौन? अरविंद घोष। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का संबंध पंजाब से नहीं है? पंजाब से नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का संबंध पंजाब से नहीं था? ऑप्शन है ए जतिंद्र मोहन चटर्जी, बी अजीत सिंह, सी जतिंद्र मुखर्जी, डी लाला लाजपत राय। तो इसमें होगा जतिंद्र मुखर्जी। यह बंगाल के थे, ठीक है, और इनका संबंध बंगाल के क्रांतिकारियों से था। जबकि जतिंद्र मोहन चटर्जी लगता है कि यह बंगाली होगा, लेकिन बंगाली है या नहीं है कहना मुश्किल है, इनके बारे में अब सर्च करना पड़ेगा। बट पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रणेता माना जाता है किसको? तो जतिन मोहन चटर्जी, जतिन मोहन चटर्जी को, जे एम चटर्जी को पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। इसके बाद अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सूफी अम्बा, लाला हरदयाल, ये सभी लोगों का संबंध पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन से था। अगला प्रश्न होगा, गदर पार्टी जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, संस्थापक कौन था? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी किसका? गदर पार्टी की स्थापना, उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए लाला हरदयाल, बी सोहनसिंह भकना, सी भाई परमानंद, डी रामचंद्र बरकतुल्ला। इसमें आंसर होगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अब सुनेंगे, थोड़ा सा सुनिएगा। गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका में कैसे, सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ आज भी देखेंगे तो हमारे यहाँ बिहार के लोग या यूपी के लोग या तो मुंबई कमाने जाते हैं या फिर दिल्ली ही जाते हैं, लेकिन पंजाबी जो है मैक्सिमम या तो अमेरिका जाएंगे या कनाडा जाएंगे। कई फिल्में भी इस पर बन चुकी हैं, ठीक है। अब सनी देओल वगैरह की पिक्चर देखेंगे तो उसमें दिखाता है वो कि वो पंजाबी जो है, सिख जो है कनाडा में और अमेरिका में जाकर के काम करते हैं, चाहे वो वहाँ जाकर ऑटो चलाएं, रेवड़ी के काम करें, पाव भाजी बेचे, जो भी करते हैं वहाँ जाकर करते हैं। वैसे लोगों को वहाँ पर इज्जत नहीं मिल रहा था, प्लस राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा भी देना था। उसी को ध्यान में रख करके लाला हरदयाल के द्वारा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी का स्थापना किया गया, जिसके सदस्य ये सभी थे, ये सभी सदस्य थे, ठीक है। और इस का प्रथम अध्यक्ष ये संस्थापक थे और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना। गदर पार्टी का अगर अध्यक्ष पूछे तो सोहन सिंह भकना, अन्य सदस्य पूछे तो भाई परमानंद रामचंद्र बरकतुल्ला। अब देखेंगे गदर पार्टी ने एक गदर नामक मासिक समाचार पत्र निकाला जो 8 भाषाओं में छपती थी, नाम ही था गदर, ठीक है। और यह गदर जो है का पहला अंक उर्दू में छपता है जी। देखिए कितने मतलब समाज को मिलाकर के चलने की कोशिश है। पहला ही गदर का अंक जो है, पहला ही जो अंक निकलता है वह उर्दू में। और इन्होंने इस गदर पार्टी ने एक नई बात सुन लीजिएगा, युगांतर नामक प्रेस की स्थापना की। युगांतर नामक प्रेस की स्थापना किया किसने? तो गदर पार्टी के लोगों ने। और ये गदर पार्टी के लोग आपस में इकट्ठा होकर के चंदा इकट्ठा कर करके भारत में क्रांतिकारियों को मदद करने के लिए तत्पर थे और भारत में क्रांति को आगे बढ़ाने में सहयोग भी दिया। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या सत्य है? सत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या सत्य है? ठीक है, ध्यान देंगे। ऑप्शन है इनकी उपाधि लोकमान्य तिलक की थी, सत्य है। इन्होंने आर्टिक होम टू वेदास की स्थापना की, वेदास पुस्तक लिखी, स्थापना नहीं की। आर्टिक होम टू वेदास की रचना की। वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा। 1914 ईस्वी तक ये मांडले जेल में रहे। ये सारे कथन सत्य हैं। इसमें आंसर होगा ई, 1 से अधिक। अब देखेंगे इनकी उपाधि लोकमान्य तिलक, महाराष्ट्र के थे, लोकमान्य की उपाधि थी। और बेताज बादशाह भी, क्योंकि बेताज बादशाह इसलिए कि एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने या नहीं बन पाए, ठीक है। इन्होंने आर्कटिक होम टू वेदास की रचना की, यह पुस्तक है। और इस आर्कटिक होम टू वेदास में तिलक ने कहा
कि आर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र से भारत में आए, आर्कटिक क्षेत्र से भारत आए। वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा। लंदन, ये लंदन का था और टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक था वैलेंटाइन सिरोल, और इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा, जिसके कारण ये मतलब केस लड़ने के लिए, मानहानि का केस लड़ने के लिए लंदन भी गए बाल गंगाधर तिलक सिरोल के साथ। अब ये 1914 ईस्वी तक ये मांडले जेल में रखते हैं। तो आपको पता है कि 1908 से लेकर के 1914 ईस्वी तक मांडले जेल में रहते हैं, क्योंकि राजद्रोह केसरी नामक पत्रिका का संपादन कर रहे थे और उसमें राजद्रोह का मामला बना करके इनको 14 वर्षों तक जेल में रखा गया था। और उस जेल के दरमियान ही आपको बता दें, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य की रचना की कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि 1908 ईस्वी में जब तिलक को पहली बार गिरफ्तार किया गया तो पहली बार उद्योगों में या मजदूरों ने राजनीतिक आंदोलन किया था। मुंबई हैंड्स मिल एसोसिएशन के जो मजदूर थे या मिल के मजदूर थे, उन्होंने राजनीतिक आंदोलन किया था 1908 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि तिलक को मांडले जेल ले जाया जा रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, लाला लाजपत राय के बारे में क्या सत्य नहीं है? पहला है, इनकी उपाधि पंजाब केसरी की थी। वंदे मातरम एवं द पीपुल नामक समाचार पत्र निकाले, दो बार हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा सुधारेंगे। वंदे मातरम द पीपुल नामक समाचार पत्र निकाले, ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। इसमें आंसर है ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे, यह गलत है। या ब्रह्म समाज से न जुड़ करके आर्य समाज से जुड़े थे। आर्य समाज यानी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता आर्य समाजी था, तो लाला लाजपत राय। अगर दे दे तिलक दे दे, अरविंद घोष दे दे, ठीक है, और गोखले दे दे, तो इसमें आंसर होगा ब्रह्म समाज की जगह पर क्या लिखेंगे? आर्य समाज। और इन्होंने आर्य समाज के तहत कई ऐसे काम किए, जैसे डीएवीएस कॉलेज का स्थापना वगैरह में भी योगदान दिया। इसके अलावा इन्होंने वंदे मातरम और द पीपुल नामक समाचार पत्र निकाला। आप जानते हैं ग्राम दल के नेता है, पंजाब केसरी के पंजाब का भी नेता है ये, ठीक है। इन्होंने साइमन कमीशन 1928 साइमन कमीशन भारत आता है और साइमन गो बैक का भी नारा दिया। और साइमन कमीशन के विरोध करते करते आपको बता दें कि लाहौर में 1988 ईस्वी में पुलिस लाठी से मार खाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कौन? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, भारत माता समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कहाँ किया गया? भारत माता समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कहाँ किया गया? तो आंसर है मद्रास। भारत माता समिति मद्रास का क्रांतिकारी संगठन था, जिससे नीलकंठ ब्रह्मचारी, नाम याद रखेंगे, नीलकंठ ब्रह्मचारी, हालांकि ये पूछता नहीं है, ये नीलकंठ ब्रह्मचारी और एक नाम है बंशी अय्यर जो मद्रास के क्रांतिकारी थे, बंशी अय्यर, इनके बारे में पूछता है। मद्रास के क्रांतिकारी बंशी अय्यर ने मिल करके भारत माता समिति का गठन किया। एक मिलेगा आपको भारत माता सोसाइटी, ठीक है। और इस भारत माता सोसाइटी का गठन पंजाब के क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा, भारत माता सोसाइटी। और भारत माता समिति कमेटी की बात करेंगे तो वह है मद्रास में, जिससे बंशी और नीलकंठ ब्रह्मचारी जुड़े हैं। और इन्होंने ही मिल करके तिनवेली का जज तिनवेली का एक जज था आसे, उसकी हत्या की थी बंशी अय्यर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली समारोह में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका? देखेंगे दिल्ली समारोह में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका? ए रास बिहारी बोस, बी बसंत विश्वास, सी मनमथ विश्वास, डी बाल मुकुंद, ई है नन या एक से अधिक। ई आंसर होगा और एक से अधिक आंसर होगा, ठीक है, एक से अधिक। देखेंगे रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास, मनमथ विश्वास, ये सब लोग जो हैं
इस षड्यंत्र में शामिल थे। और 1912 की बात है, दिल्ली को कलकत्ता से राजधानी बनाया जा रहा था और उसी वक्त दिल्ली चांदनी चौक में हाथी पर बैठ करके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय समारोह में शामिल हो रहा था। उसी वक्त रासबिहारी बोस के मजदूर का दे या उनका नौकर बसंत बिस्वास एवं मनमथ बिस्वास ने बम फेंका। तो इस षड्यंत्र में सभी लोग शामिल थे और जब इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ तो इन सभी लोगों का नाम आया, बाल मुकुंद, मनमथ बिस्वास, बसंत बिस्वास, मास्टर अमीर चंद आदि जैसे लोगों का नाम आया। और वैसी स्थिति में इन लोगों को तो मतलब सजा हुई, लेकिन रासबिहारी बोस भाग करके जापान चले गए और जापान चल करके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और फिर आजाद हिंद फौज की स्थापना में भाग भी लेते हैं। वही है रासबिहारी बोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसके द्वारा किया गया? तो इसमें आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 ईस्वी में किया। कहां पर? तो लंदन में। ठीक है, अब देखिए भारत में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे तो आप देखें कि बंगाल से, महाराष्ट्र से, मद्रास से, अलग अलग जगहों से, पंजाब से क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। लेकिन बाहर में इंग्लैंड में भी जाकर के क्रांतिकारी आंदोलन को बूस्ट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भी लोग काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक है श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो 1897 ईस्वी में लंदन गए हुए थे और वहीं पर इंडिया हाउस की इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है। ठीक है, और वह स्थापना का सुझाव दिया हिडमैन नामक अंग्रेज था जो समाजवादी विचारधारा का था। कहा कि आप इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करें और इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, अंग्रेजी में लिखे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया और इसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब वीर सावरकर की बात करें तो वीर सावरकर आप जानते हैं 1906 ईस्वी में लंदन गए थे और यहाँ जाकर के इंडियन होम रूल सोसाइटी से जुड़े लंदन में। और वहीं पर 1908 ईस्वी में एक किताब लिखते हैं जो बड़ा ही फेमस है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें 1857 के विद्रोह को इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, अब देखेंगे मदन लाल धिंगरा, यह भी जुड़े हुए थे इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा और इन्होंने कर्जन वाइली की हत्या इंग्लैंड में की थी। ठीक है, हिडमैन आपको बताया कि ये समाजवादी नेता थे इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन या भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन या भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? तो आंसर है ए, मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा महाराष्ट्र के पारसी परिवार की रहने वाली थी और आपको बता दें ये विदेशों में जाकर के भारतीय क्रांति का प्रचार प्रसार कर रही थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ यूरोप में, अमेरिका में जा जाकर के प्रचार कर रही थी और रह रही थी कहां पर? पेरिस में। ठीक है, सरदार सिंह राणा नामक एक व्यक्ति थे, उनके साथ वो पेरिस में रह रही थी और जर्मनी के स्टुटगार्ड में ये जाकर के पहली बार समाजवादी जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन था उसमें भाग ली, उसमें भाषण दी और वहीं पर इन्होंने तिरंगा बनाया, लाल, पीला और हरा, ये कलर मिलाकर के लाल, पीला, हरा रंग, लाल, पीला और हरा कलर का इन्होंने तिरंगा बनाया और इस तिरंगा को वहीं पर फहराई और इस तरीके से इन्हें इंडियन रिवॉल्यूशन या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना। यानी भारत में अगर यह प्रश्न पूछता है कि भारत में पहली बार तिरंगा बनाने का कंसेप्ट किसने दिया, तो मैडम भीखाजी कामा ने। कहाँ रह रही थी? तो पेरिस में। कहाँ पर मतलब बनाने की कोशिश की? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में। ठीक है, अब देखेंगे एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी या आयरिश महिला थी, भारत में आई थी वो। 1893 में गांधी जी यहाँ से गए थे और ये
आई हुई थी 1893 में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो ये भारत आई थी आयरलैंड से, ठीक है। सिस्टर निवेदिता ये विवेकानंद की शिष्या थी, ठीक है। और सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये उत्तर प्रदेश में बनी थी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है कामागाटा मारू प्रकरण 1914 का मुखिया कौन था, ठीक है। आंसर है गुरुदत्त सिंह। मामला 1914 का है। कामागाटा मारू जापान का जहाज था जिसको खरीदा था गुरुदत्त सिंह, ठीक है। और उस पर कुछ लोगों को सवार कर करके 376 यात्रियों को सवार करके या कनाडा के वैंकूवर तट पर वैंकूवर पहुंचे लोग, और वहां पर कनाडा की सरकार ने इन्हें एंट्री नहीं करने दी और लौटा दी। कारण था कि ये लोग जो है ब्रिटिश से उनका कॉम्पैक्ट था और ब्रिटिश सरकार के कहने से कनाडा ने इनको लौटा दिया, ठीक है। और इसी कांड को कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। जापानी कामागाटा मारू एक जहाज था जो जापानी था, जिसको किराया पर लिया था गुरुदत्त सिंह ने। 376 लोगों को लेकर के जा रहे थे कनाडा, ताकि वो कनाडा में एंट्री कर करके वहां पर अपना प्रचार प्रसार करें या फिर काम धंधा भी करें, लेकिन ऐसा नहीं होने पाया, ठीक है। अब देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह अफगानिस्तान में पहली बार स्वतंत्र अस्थायी सरकार का गठन किया तो राजा महेंद्र प्रताप ने, और इनको जर्मनी और रूस की सरकारों ने, जर्मनी और प्लस रूस की सरकारों ने मान्यता दी, राष्ट्रपति बने ये, और रामचंद्र बरकतुल्ला वहां को प्रधानमंत्री बनाया गया। और राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में प्रथम स्वतंत्र और अस्थायी सरकार की स्थापना की। लाला हरदयाल के बारे में आप जानते हैं, गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। भगवान सिंह का भी संबंध जो है इस कामागाटा मारू प्रकरण से ही था, कामागाटा मारू प्रकरण से ही था। एक था तोसा मारू प्रकरण 1914 में ही, वह गदर पार्टी से जुड़ा हुआ था, और वह तोसा मारू प्रकरण भी एक जहाज था जो गदर पार्टी के लोग जहाज लेकर के सिंगापुर आ रहे थे और सिंगापुर में ही क्रांति हुई, तो उसका संबंध तोसा मारू कांड से है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए, तो इसमें आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, और उस टाइम में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, नरम दल प्लस गरम दल प्लस मुस्लिम लीग एक हो गए। यह चार्मिंग है लखनऊ अधिवेशन 1916 का, ठीक है। अब देखेंगे लाहौर अधिवेशन 1929। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और इस अधिवेशन की चार्मिंग है कि पहली बार कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन से, पूर्ण स्वराज, ठीक है। अब देखेंगे सूरत अधिवेशन 1907 फेमस है। सूरत अधिवेशन 1907 फेमस है, और इस सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो भाग में हो गए, नरम दल अलग, गरम दल अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता करते रास बिहारी बोस, ठीक है। अब देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906 फेमस है। ऐसे कलकत्ता में सर्वाधिक कांग्रेस के अधिवेशन सर्वाधिक कलकत्ता में हुए। 1906 विशेष फेमस है, कारण है कि इसी में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो यह आंसर है एनी बेसेंट के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर। इस पूरे भारत की बात कर ले, ठीक है, इस पूरे भारत की अगर हम बात कर लें तो अखिल भारतीय स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना किया गया किसके द्वारा, तो एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में। कब जी, तो 1916 ईस्वी में। उस वक्त उनके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। इसके अलावा एनी बेसेंट के साथ अरुंडेल के अलावा मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू एवं
सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े हुए थे। अब देखेंगे एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, आयरलैंड से आई हुई थी और इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना की। कारण था कि पूरे भारत में नरम दल का प्रभाव, गरम दल का प्रभाव और क्रांतिकारियों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। तिलक जेल जा चुके थे, लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए थे, सावरकर जो है इंग्लैंड चले गए थे, नरम दलियों का कोई प्रभाव नहीं था। 1909 का अधिवेशन, ये एक अधिनियम आया, उसमें मुस्लिमों के लिए विशेष व्यवस्था दी गई और जिसके कारण अंग्रेज जो है बांटो और राज करो की नीति पर और कुछ ज्यादा ही सफल है और इस तरीके से भारत एकदम से खाली था। उस स्थिति में 1916 ईस्वी में एनी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब देखेंगे तिलक, यह अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की है। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की है, जिसमें यह दक्षिण भारत में बम्बई, कर्नाटक, ठीक है, बम्बई को छोड़ करके महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में इन्होंने अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। होम रूल लीग का प्रचार प्रसार, और यह जो अपना होम रूल लीग का प्रचार प्रसार कर रहे थे वह केसरी नामक समाचार पत्र के द्वारा कर रहे थे, जबकि ये जो एनी बेसेंट है वह न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दो पत्रिकाएं थी, न्यू इंडिया प्लस कॉमनवेल्थ के द्वारा अपने इंडियन होम रूल या भारतीय होम रूल लीग की प्रचार प्रसार कर रहे थे।